नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और एक आज खास एपिसोड होने वाला है। हमारे साथ केदारनाथ बब्बर जी मौजूद है। बब्बर जी, आपके दर्शकों को थोड़ा सा शुभकामना और वेलकम कर लीजिए। मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। मैं अपने सारे भारतवर्ष में के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बात सुनते हैं। जी। और मैं आपको ये यकीन दिलाऊंगा, चाहे मैं ना तो मैं किसी से डरता हूँ और ना कोई गलत काम को अच्छा कह सकता हूँ। अभी क्या है, हमारे हिंदुस्तान में 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ ताकि हमारे डिस्कशन में चार चांद लगे और आपको बहुत सारी जानकारी जो है मिल जाए इस कड़ी में। सर ने काफी सवालात और कुछ क्वेश्चन भी है, भविष्यवाणी भी इस बीच में होगी। भाई, चुनाव है, रिजल्ट भी आएंगे दिसंबर में, तो कौन जीतेगी पार्टी, किसकी बनेगी सरकार और कौन से तर्ज पर होनी चाहिए वोटिंग, इस सारे विषय को लेके आज बब्बर जी, जो कि चलो देश को सुधारे एनजीओ के प्लेटफॉर्म पर हमेशा अपनी बातें रखते हैं और एनालाइज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि आप लोग क्या कुछ सुने, देखें, किस तरीके से वोटिंग है, अपना राय जरूर रखते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर। 5 राज्यों में चुनाव है और पहले एमपी से शुरू करता हूं। एमपी में अभी भी बीजेपी की सरकार है। किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं आप, किस तरीके से एजेंडा जा रहा है और किस तरीके से प्रोपेगेंडा इत्यादि, विपक्ष से पक्ष से क्या कुछ देखते हैं, थोड़ा सा हम बताएं दर्शकों को। मेरा विचार ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये पहले जो होते थे उस तरह का नहीं होना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है पब्लिक की डेवलपमेंट की, और जो ये करप्शन है खत्म करने की। ये दोनों चीजें तब होंगी जब वोट जो वोट देने वाला आदमी है पहले की तरह वोट ना दे। अभी बहुत टाइम है, 15 दिन। 15 दिन में आप जो भी आदमी को वोट देना चाहते हैं उसको बोलो ये मुफ्त की रेवड़ियों का जो झगड़ा है ये छोड़ो। ये तो आप हमारे पे कर्जा चढ़ा रहे हो, और दुनिया का जैसे श्रीलंका बैंकरप्ट होगी ऐसे इंडिया को भी बैंकरप्ट करना चाहते हो। ये ठीक नहीं है। इनसे बोलो कि ये अपने अपने इलाके में जहां से ये खड़े हुए हैं उस इलाके का शक्ल दिखाओ और उसमें कौन सी चीज आप डेवलप कर दोगे ये लिख के दो। ये अखबारों में निकलवा लो इनसे, ताकि ये दोबारा वोट लेने आए तो इन अगर काम ना करा हो तो ये जिंदगी भर वोट नहीं ले सकेंगे। ये काम करना मैं पब्लिक के लिए बहुत जरूरी समझता हूँ। बजाय 1000 रुपया, 2000 रुपया, 4000 चंदा ले लो, वो रेवड़े ले लो, ये कर लो, वो कर लो, स्कूटी ले लो, ये कोई इंसानियत थोड़ी है, ये कोई इलेक्शन नहीं है। लेकिन चलो फिर भी अगर जनता चाहे और वो इसके ऊपर अमल कराए, हमारा नेता बनने जा रहा है उसको हर नेता का बोलो अपना एजेंडा बताए अगले 5 साल में वो क्या करेगा। जी, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। यानी कि सर कह रहे हैं कि ये जो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं ये विधानसभा के चुनाव होंगे। तो विधानसभा के चुनाव में विधायक चुन के आते हैं, एमएलए जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो जब आपके द्वार पर कैंपेन में आए, यानी पहले हमको बोलोगे जब आते हैं अपने सारे गुटबाजी लेके आते हैं, आपके पास पहुंचते हैं, बब्बर जी के घर पे आए, मान लीजिए आपसे हाथ जोड़ते हैं कि जी नमस्कार जी, हम वोट इस पार्टी से आए, फलाना पार्टी से आए, तो उनसे सर क्या एग्रीमेंट करा लें या लिखित में ले लें, या उनको क्या कुछ या वीडियो फॉर्मेट में नहीं, उनको बोलो अपना टीवी के ऊपर बोले कि हमने ये काम आपका इस एरिया का फलाना क्षेत्र का, ये यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, ये यहाँ पर स्कूल बनेगा, ये यहाँ पर गली बनेगी, ये यहाँ पर बिजली लगेगी, पेय और पानी होगा, ये खड्डा होगा। तो क्या आपको लगता है सर उनमें इतनी एफिशिएंसी थी या है? वो लोग अपने विधानसभा का पूरा कल्चर किए होंगे, सर्वे किए होंगे, तभी तो सर बोलेंगे। मुझे लगता है या नहीं लगता है, एक नेता क्या इतना एफिशिएंट है? मेरे हिसाब से नेता सारे जीरो हैं। लेकिन क्यों, अगर आप ये रास्ता चालू करोगे तो नेता सारे आधे तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और इन फ्यूचर के लिए वो ये पहले ही सोचेंगे कि भैया अब पब्लिक बदल गई है, हमें काम भी बदलना है और ये लिख के देना ही पड़ेगा। अच्छा, जो नेता अपने एरिया में काम ना करे उसको ये सरकार, बीजेपी सरकार या जो भी सरकार हो, लेकिन मेरी उम्मीद है कि बीजेपी बहुत नंबरों से जीतेगी। उसको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा इस नेता ने ये काम नहीं करा,
और नहीं करा तो दोबारा उसको टिकट कहने का तात्पर्य ये है कि जनता जनार्दन जो है, जनता जो वोटर है, वो खूब पावरफुल होती है। यानी कि आप अपने अधिकार और संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके एक नेता को सबक सिखाते हैं, क्योंकि आप अगर उनकी सभी जिम्मेदारियों को, जैसे सर ने बोला कि नाली, सड़क, बिजली, पानी कहां पर क्या होगा, एक विधानसभा में कितनी सारी कमियां हैं, आपने अगर जनता को कुछ वोट के आधार पर मांगना है तो आप विकास मांगिए सर, डेवलपमेंट मांगिए। हाँ यही जी, कहना चाह रहे हैं। यही कह आज मैं गारंटी करता हूँ, मैं यहाँ से सवाई माधोपुर खुद गया चल के राजस्थान में कि देखूं क्या हुआ है। आप यकीन मानना, हाईवे तो ऐसा बन गया जैसे यूरोप बन गया, लेकिन जैसे ही हाईवे को सवाई माधोपुर जाना पड़ा, तो यानी कि विधानसभा में जब घुसे तो वो छोटी सड़कें गंदी, सारे तरफ वैसे गांव आज से 70 साल 80 साल पहले ठीक बिल्कुल वही के वही इंसान है। मैं इसमें दो पार्टीशन करना चाहूंगा। सर ने दो चीज बोली, बहुत बढ़िया चीज बोली और बिल्कुल सच्चाई बोली है कि मैं जब हाईवे से उतरा, यानी कि हाईवे कौन से सेगमेंट में आते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बनाए जाते हैं हाईवे। भिन्न भिन्न राज्यों के अंदर से एक बड़ी रोड जाती है जो ट्रक्स और बड़े बड़े चीजें सब उसमें निकलता है, हाईवे आप समझ पाते हैं। फिर जब हाईवे से कनेक्टेड कौन होते हैं, हर राज्य के छोटे छोटे जो विधानसभाएं होती है, फिर वहां के रोड स्टार्ट होते हैं। यानी कि विधानसभा में सर किसकी सरकार थी राजस्थान में अभी चल रही है? वो अपना मिस्टर गहलोत की। गहलोत कौन से पार्टी के थे? कांग्रेस के। तो यहाँ पर कांग्रेस के परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। जब आप लोकल में जाते हैं तो वहां पर रोड इत्यादि वगैरह सर को नहीं मिले। वहीं अगर नितिन गडकरी जी के तत्वावधान में जिस तरीके से बीजेपी पूरे देश में हाईवे और इस तरीके से रोड डेवलपमेंट के काम को, नितिन गडकरी जी के निगरानी में बेहतरीन काम, यही कहना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जब मैं इसका थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, वहां पर है रैपथम एरिया है, जंगल, जहां पर शेर वगैरह दिखाते हैं। हम वहां गए तो उनसे पूछा, कहते टिकट ही नहीं है। मैंने कहा भैया न्यूज़पेपर वाला हूँ, थोड़ी मदद करो। वो कहता ये ट्रैक्टर पे बैठ जाओ। अब मैंने कहा भैया मैं कहाँ बैठ सकता हूँ, लेकिन मैंने पता करा कि कम से कम भी 2-4 हजार आदमी वहां धक्के खा रहा था वहां अंदर जाने के लिए, शेर चीतों को देखने के लिए। कोई अभयारण्य, कोई पार्क है, ये जू है? हाँ जू है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो गाड़ियां ही इतनी है, तो हम आदमियों को भेजे। तो भैया फिर टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? टूरिस्ट को भगा के आप लूट रहे हो। यानी कि टूरिस्ट को लाने ले जाने के लिए या पूरे जू को परिक्रमा करने के लिए इनके पास गाड़ियां ही नहीं है अवेलेबल। जू के अंदर गाड़ी जाने के लिए नहीं है। अच्छा, जो उनके फॉरेस्ट वालों के पास होती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है राजस्थान में। सर जू का नाम बता सकते हैं, याद है कुछ? रबरतम कोई नाम ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही होगा। और दूसरा आप सोचिए कितनी गंदी व्यवस्था है हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की। वहां पर एक होटल ओबराय है, वो कहता मैं 1 लाख रुपए एक टेंट का लेता हूँ रात का, और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का। ना नॉट पार्टी, फॉर स्लीपिंग वन कपल के लिए 1 लाख रात का किराया। और मैंने वहां पर रियली खाना खाया, इसलिए कि शायद ये खाना अच्छा होगा। और आप यकीन मानना, मैं उनके शेफ को बोल गया हूँ, इससे गंदा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं है। तो 1 लाख रुपया किस बात का ले रहे हैं? ये कोई अपना जिस होटल में मैं ठहरा था वहां 10,000 किराया था, उसका तो खाना इससे 100 गुना बढ़िया था, और वहां पर 10 आदमी बैठे हुए थे। सिर्फ ये क्या चीटिंग करने का सिस्टम है गवर्नमेंट का। टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है उसका जो मंत्री है, उसको चाहिए वो सारे इनको ऑब्जर्व करे, वहां जाए, अपना उनसे पूछे। बिल्कुल, यानी कि सर जो 3-4 कमियां, कुछ व्यवस्थाओं की कमी पाई है, राजस्थान अभी टूर पे गए थे। चलिए, राजस्थान के वोटर्स आपको देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल भी हो सकती है। आप क्या कुछ किस तरीके से राजस्थान के वोटर्स को किस तर्ज पर वोट करें? गहलोत सरकार को अगर आप नकारते हैं या उनकी व्यवस्था में आप कमी देख रहे हैं, तो पूरे राजस्थान की जनता और वोटर को आप किस तरीके से गाइड करेंगे? मैं जो सारा देखा है, जब तक राजस्थान पब्लिक, गांव जो है ऐसे जंगल बने हुए हैं, पब्लिक को चाहिए इस बारी किसी भी हालत में वोट उसको दे जो ये गारंटी करे कि हम इस गांव को डेवलप करेंगे। और इस गांव जो शहर से कनेक्ट करती है हाईवे से रोड, वो बड़ी बनाएंगे, और वहां पर भी लाइटिंग अरेंजमेंट होगा। वो ऐसा लगेगा ए डेवलप विलेज।
ये अंडर डेवलप तो 75 साल हो गए हैं। अगले 75 साल की बातें मत करो, बात करो अगले 2 साल की कि ये अगले 2 साल में डेवलप करना है। तो ओवरऑल सर दो पार्टी, मुख्य पार्टी की बात कर लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अभी कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी फाइट में अभी चल रही है, तो आपको क्या लगता है हवा किधर को है? भविष्यवाणी क्या है इसमें जोड़ना मेरे हिसाब से तो चाहेंगे? बीजेपी तो अगर वो आप इलेक्ट कर लेंगे तो शायद फायदा ही होगा, शायद वो भी काम कर लेंगे। हाँ, लेकिन उनको भी छोड़ो मत, उनको बोलो भैया अपना जो भी आपका एजेंडा है बता दिया सर आपने कि भाई डेवलपमेंट को आगे रखें। डेवलपमेंट का बताओ कि क्या करोगे, उस तब हम आपको वोट देंगे। बाकी कांग्रेस तो दुनिया जानती है 75 साल में। तो क्या लगता है सर राजस्थान में किसकी सरकार आएगी मोटा मोटी? नहीं यार, मेरे को लगता है राज्यों के बारे में बात करेंगे। काफी लोग भी कह रहे थे, पब्लिक के कि अभी बीजेपी का आना जरूरी है क्योंकि कोई काम यहाँ हो नहीं लगता है इस बार पासा पलटेगा, पासा पड़ सकता है 101%। चलिए बढ़ते हैं आगे की और। अभी तेलंगाना सरकार, तेलंगाना में अभी चुनाव होने जा रहा है। देखिए जी, मैं तो इस जगह गया नहीं तेलंगाना से, झूठ बोलूं तो जितने बाकी स्टेट से मैं कहीं नहीं गया। अभी मेरा ये मध्य प्रदेश रिव्यू किया जाता हूँ, वो मध्य प्रदेश काफी साफ सुथरा हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, तो ये और भी तरक्की कर सकती है, प्रोवाइडेड आप इनके एमएलए को बोलो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, भाई साहब वोट लेने से पहले अपने यहाँ एक एजेंडा हमें बताओ कि आप मेरे एरिया में कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्या बना के दोगे एक्स्ट्रा। यानी कि कोई भी राज्य हो वोटिंग इसी तर्ज पर होना, इसी तर्ज पर होनी चाहिए सभी वोटर्स के लिए। आपकी एक तभी हिंदुस्तान का कोई भला होगा जी। अब आगे ये हमारा जो एंकर्स हैं टीवी वाले, मुझे तो बहुत ही अफसोस है कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने ये कुछ कहते हैं, सारा दिन एक ही बात बोलते रहते हैं, आप किसको वोट दोगे, अरे किसके अपने बाप को वोट देंगे। आप ये कहो कि इनका एजेंडा क्या है। ये कांग्रेस का कोई एजेंडा है? वो अपना राहुल गांधी तो 24 घंटे अजीब सी बातें करता रहता है, ये इतने पैसे दे देंगे, इतने क्या किसके दे देंगे, तुम्हारे घर आ जाए। पैसा तो लोन लेके दे रहे हो, तो लोन का कर्जा कौन उतारेगा? इसलिए कर्जे की बात छोड़ो, काम की डेवलपमेंट की बात करो। कैसे डेवलप होगा हिंदुस्तान? और डेवलप जिस प्रत्याशी ने वोट लेना है उसको ये लिख के देना ही पड़ेगा कि मैं अपने एरिया में ये हिस्सा बनाऊंगा। जब तक ये नहीं होगा इस देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा और करप्शन भी खत्म नहीं होगी। नहीं, मैं इसमें सर थोड़ा सा फर्क रखूंगा और आपको जीता जाता उदाहरण बताऊंगा। दिल्ली में आपने देखा होगा वर्षों से केजरीवाल सरकार के माध्यम से कई सारी चीजें मुफ्त के तौर पर दी जा रही है। आज भी बस के किराया जो है महिलाओं के लिए फ्री है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, अन्य अन्य चीजें भी फ्री है। और ये चीज के ऊपर उन्होंने अभी तीसरा टर्म का सरकार वो अभी दिल्ली पर चला रहे हैं। तो केजरीवाल तो ये जो व्यवस्था बना करके ये प्रलोभन कह सकते हैं या उनके मैनिफेस्टो कह सकते हैं या वोटर्स को रिझा के वोट लेने की बात कह सकते हैं। तो लोग भी तो पसंद कर रहे हैं जो आप प्रेरित करते हैं कि भाई आप लिखित में लीजिए। आपको क्या लगता है जनता में इतनी जागृति है कि वो अपने चुनने से पहले नेताओं को इस तरीके से प्रेशराइज कर पाएगी वोट ले? जो आपको लग रहा है जनता में इतनी हिम्मत है? ये दुर्भाग्य है दिल्ली के वोटरों का कि आज दिल्ली सारा स्लम बन गया है। और अगर सबको स्लम में रहना है भैया फिर तो ठीक ही है, लेकिन दिल्ली को एक पैसा भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप यकीन मानना केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। परमात्मा करे इसका परिवार भी इसी तरह पैदा हो स्लम में दोबारा, ताकि वो सोचे कि मैंने अपने वोट के लिए क्या करा है। मैं तो यही प्रार्थना भगवान से करता रहता हूँ। ये कहाँ से आ गया जिसको ना अकल है ना नकल है, सिर्फ पैसे की, और अब सारे जेल में घूम रहे हैं। जेल में घूम लेंगे वो तो बात अलग है, लेकिन ये फिर जीत जाएंगे। इनको जीतने के लिए हमारी दिल्ली की पब्लिक को चाहिए कि वोट कैसे दे रहे हैं आप पूछो। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ कि हमारा कोई भी एरिया कोई दिल्ली में ना तो गुड़गांव से मैच करता है ना तो नोएडा से मैच करता है। नोएडा और गुड़गांव स्वर्ग है, दिल्ली एक नरक है। नरक की नगरी किसने बनाई? अब एक बड़ा वायदा करा था मोदी जी ने कि मैं इस नरक को स्वर्ग बना दूंगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों अपने हाथ से ये बात को पूरा नहीं करना चाहते कि इसका श्रेय केजरीवाल को मिलेगा। अरे भाई साहब, अगर इस झगड़े में रहेंगे तो दिल्ली का क्या होगा?
मेरा एक राय है, आप कम से कम एक साल में एक रोड तो बना दो। जैसे अभी बदरपुर से महरौली की रोड बन रही है, एमडी रोड, इसको दोनों तरफ से 1000 फुट 1500 फुट और तोड़ दो। तोड़ के यहाँ कंटिन्यू माल तो बना दो दोनों साइड में, जैसे चाइना में है। नहीं 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 सर, मैं इसमें थोड़ा सा नहीं नहीं, एक मिनट प्लीज। जो चाइना में एक जो है सबसे अच्छी रोड है, वो यही अपना है, नाम क्या था, नाम भूल गया मैं, पर दैट उस रोड को देखने के लिए सारी दुनिया जाती है शंघाई में। इसलिए जाती है कि वहां पर दो बीच में छोटे बच्चों की ट्रेन चलती है, बच्चे खेलते हैं, होटल खाते हैं। अब मैं आ गया कि अगर जगह स्लम वालों की तोड़ेंगे तो वो गरीब, उनको नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, वो बहुत अमीर हो जाएंगे। आज आप सोच लीजिए, मैं अभी बताता हूँ, आज कोई भी जगह लाख रुपए से ऊपर नहीं है, और जो स्लम कॉलोनी है 10 से 15,000 फुट में 10,000 फुट में बनी बनाई मिल जाती है। जैसे ही उनको अपनी जगह का मुआवजा तोड़ के उतना एरिया फ्री मिलेगा, तो उनका जो फ्री का एरिया है उसका उनको रेट बाजार से मिलेगा 20,000 से लेकर 25,000 फुट। 20,000 25,000 फुट से जिसको 1,000 फुट मिल गया, आप हिसाब लगाइए 2.5 करोड़ का मालिक हो गया। तो इस तरह से सारे ये गरीब लोग हैं, ये अमीर हो जाएंगे। ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि हमारी जगह टूट जाएगी तो अभी क्या होगा। मैं ये गारंटी करता हूँ, आप मुझे दीजिए ये प्रोजेक्ट, मेरी उम्र तो 181 चल रही है, कब जीना है कब तक मरना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये गारंटी करता हूँ ये 2 साल में मैं सारा बना के दे सकता हूँ बगैर पैसे के। हाँ, एक पावर चाहिए, सवेरे मैं बुलडोजर लाऊं, ये तोड़ दो और सबसे उनके लेके अपना पेपर 1 हफ्ते के अंदर उनको अलॉटमेंट भी कर दूं, तब ये काम हो सकता है। अभी तो ये हमारा मास्टर प्लान में डीडीए वाले कितने बदमाश है, वो कहते हैं 2041। अरे हराम खोरो, 5 साल में तो सारा शहर बन जाता है, तो तुम अपना 20 साल के बाद फिर प्लान बदलोगे तब बनाओगे। इनको निकालो, डीडीए का डिपार्टमेंट बंद करो और इसकी जगह पे रीडेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाओ और उसका प्राइवेट पार्टनरशिप कराओ पब्लिक से, और सारी दिल्ली जो है उसको नोएडा और गुड़गांव की तरह तर्ज में बनाओ, ताकि दिल्ली की सड़कें चौड़ी हो और अपना टूरिस्ट आए तो वो देखे हाँ के राजधानी तो है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि लिटिल जोन बना लिया मंत्रियों ने अपने लिए और बाकी तो सारे बंगी बना दिए। अब हम बंगियों की कॉलोनी में रहते हैं। देखिए, मेरा तो ये विचार है। मास्टर प्लान ड्राफ्ट मैंने पढ़ा है और मास्टर प्लान ड्राफ्ट के अनुसार और मास्टर प्लान अगर फाइनलाइजेशन हो जाए तो सही मायने में दिल्ली की रूपरेखा जो बदल जानी चाहिए थी, मगर वो मास्टर प्लान को लगातार आगे उसके डेट्स जो है एक्सटेंड होते रहे, साल दर साल आगे बढ़ते चले गए और अभी भी उसके ऊपर कोई काम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। एक इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं बहुत काफी दिनों से जो जातिवाद है, कास्टिज्म जो है और आरक्षण जो है, ये कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से ये काफी एक्टिव तरीके से लोग इसको एकदम आगे रख करके लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीजें हो जाता है इसमें। तो क्या ये डेवलपमेंट जो है, जब एक छोटी सी बात है, जब आप विदेश जाते हैं तो आपके पासपोर्ट में सिर्फ इंडियन लिखा जाता है, मगर इंडिया के बीच में भी कई बार देखते हैं कई सारे जाति धर्म के लोग भी आपस में लड़ जाते हैं, अपने अपने धर्म को अपने अपने जात को आगे बढ़ा के दिखाना चाहते हैं। इसका कोई वैल्यू है क्या, या हम भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस, इस देश प्रेम की भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए? इस बात पर आपका क्या राय है? मेरा विचार ये है कि जो आदमी ये नहीं बोलता कि मैं भारतीय हूँ उसको जेल में भेज दो, बाकी इसके अलावा उसकी कोई जाति नहीं होनी चाहिए, किसी को नॉलेज, कोई आरक्षण नहीं होनी चाहिए। सारे हिंदुस्तानी एक से है, लेट देम वर्क हार्ड और वो आए। ऐसे तो कभी अच्छे अच्छे आदमी जो हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जाएंगे? ये इसको रोकने का एक ही तरीका है कि ये हर इंसान को ये कहना पड़ेगा, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ और मेरा कोई धर्म जो है वो भी हिंदुस्तानी है, चाहे वो जो मर्जी करे, चाहे आप भगवान किसी को भी हमें क्या धर्म से हो, आप पहले एक इंडियन हो और इसी देश भावना से ओतप्रोत होके
आप अपने कंट्रीब्यूशन जो है, आपका जो योगदान है समाज की हाँ। ओर, आप देते चले जाइए, देश तरक्की की ओर अभी चले जाए। अभी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, अपना हमास और इजराइल और फिलिस्तीन, ये सारा 40-50 साल का नतीजा है, 70 साल का जो दुनिया में हो रहा है। यहाँ पर भी कई लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन जब से ये गाजा का लड़ाई हो रही है, लोगों ने बोलना बंद कर दिया, थोड़ा चुप करे। अब ये क्या इंसान को मार के ही चुप कराना ये हमारी शक्ति है? गलत है। लेकिन ये भी पब्लिक को सोचना चाहिए कि जैसे गाजा में नीचे सुरंगें इतने साल बनाते रहे हैं, वो क्यों बनाई भैया सुरंग? उनका दिमाग पहले से ही खराब था, उन्होंने ये पहले ही सोचा था लड़ाई करनी है, इसलिए सुरंगें बनी। नहीं तो शराफत से रहने के लिए शराफत का घर चाहिए था, अच्छा मकान चाहिए था, अच्छा पढ़ाई घर चाहिए था। काय को लड़ना है भैया? एक दूसरे लड़ के क्या करेंगे? गरीब आदमी मर रहे हैं और जो अमीर आदमी है वो देश छोड़ के भाग जाते हैं, और बीच में रह गई किस्ते है मिलिट्री वाले, जिनका कोई कसूर नहीं है। कुल मिला के शांति रखिए, चाहे देश में हो विदेश में हो, सरकार मैसेज। आज अपना इवन यूक्रेन का देखो हाल, क्या कर दिया पुतिन ने। और पुतिन ये सोच रहा होगा भाई मैं तो बहुत बड़ा राजा बन गया, राजा नहीं रंक बन गया है, क्योंकि थोड़े दिनों में मरना है, मरने के बाद कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। जैसे मेरी वाइफ मर गई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ चलेगी, है मुझे नींद नहीं आती, ऐसे इनको कैसे नींद आ जाएगी? ये भी मर जाएंगे, खत्म, मरा और खेल खत्म। तो जो अच्छाई करेगा, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, उनका नाम रहेगा, जो बुराई कर रहे हैं उनको कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने प्रत्यक्ष से पूछो कि भैया मेरा ये काम लिखित में दे दे और तेरे को वोट मिलेगा। और ये बात हर इंसान को एक दूसरे को कहनी चाहिए जहां जहां इलेक्शन हो रहा है, ताकि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होना शुरू हो जाए। इंस्टेड ऑफ बड़ा 20 साल का मसला 20 घंटे में फैसला हो जाए। बहुत बढ़िया। और कंक्लूजन की ओर चलते हैं। 5 राज्यों में दोस्तों चुनाव है और 5 राज्यों का नाम सर रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। मैं पूछ रहा हूं सर आपको, रैपिड फायर क्वेश्चन है, आपको यस और नो या पार्टी के नाम पर बताना है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। नंबर 1 में मैं पूछना चाहूंगा, इलेक्शन है एमपी में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस? मेरे हिसाब से कांग्रेस, सॉरी मैं बीजेपी। सर ने वोट दिया बीजेपी को। आप भी बताइएगा कमेंट में आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं। राजस्थान में सर इलेक्शन होने वाला है, राजस्थान में बीजेपी बन जाएगी जी, बीजेपी। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में किसकी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ जाएगी। अच्छा। और बाकी 2 राज्यों में कांग्रेस आ जाएगी। अच्छा, मिजोरम और तेलंगाना में आपको लग रहा है कांग्रेस बन जाएगी। तो ये दोनों राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 3 और राज्यों में सर ने वोटिंग की है कि बीजेपी सरकार जो है बनने जा रही है। तो आप भी अपने कीमती वोट और जरूर सोच समझ करके दीजिएगा। आज का उद्देश्य सर का यही था कि जो भी प्रत्याशी आए आप उनसे सवाल जवाब करें, और हो सकता है कुछ लिखित में ले लीजिए, वोट वीडियो बनवा लीजिए, इत्यादि जो पेपर है उसमें आप उसमें प्रचार किसी भी तरीके से एक कंफर्मेशन लीजिए कि भाई ये काम हम करके देंगे। तो मेरा आखिरी विचार फिर भी है कि जितने एंकर है ना, इनको अकल आनी चाहिए और इनको भी ये पूछना चाहिए प्रत्याशियों से कि भैया अपना एजेंडा बताओ। एजेंडा मैनिफेस्टो कहते हैं। मैनिफेस्टो टीवी पे दिखाओ कि ये बनाएंगे, बातें नहीं करनी, फ्री वाली बातें छोड़ दो। देखिए मैनिफेस्टो तो सर छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, एमएलए हो, एमपी हो, निगम पार्षद हो, सभी को मैनिफेस्टो के तहत कार्य करना चाहिए। और वोट लेने से पहले आपकी जनता को आपको बताना चाहिए कि भाई आप जो जब जीतेंगे क्या क्या करेंगे। उसमें मैनिफेस्टो में और जो मेरी बात में थोड़ा फर्क है, अगर प्रत्याशी अपने एरिया का डेवलपमेंट का बोलेगा तो उसका मतलब कुछ और होता है, मैनिफेस्टो तो ओवरऑल होता है, ओवरऑल में सब बेईमानी हो जाती है। आप ओवरऑल नहीं चाहिए, हमें हर प्रत्याशी का एजेंडा चाहिए। तो वो प्रत्याशी, मैंने पहले ही शुरू में ही बोला था कि प्रत्याशी की अपने एफिशिएंसी उनमें थी क्या? उन्होंने अपने एरिया अपने विधानसभा का सर्वे किए थे? तो अगर किए होंगे, उनके विचार अगर नैतिक जिम्मेदारी होगी
नियत साफ होगी तो वो खुद लिखित में लेके आएंगे, भाई मैं तो आपकी विधानसभा में रहता हूँ और ये काम मुझे पेंडिंग दिख रहे हैं, मुझे आप वोट दीजिए, मैं ये काम करके दूंगा। तो उतने बढ़िया नेता आज की डेट में नहीं मिलते, सब कोई ओवरऑल एस्टिमेट करके ही देता है कि भैया नाली सड़क बिजली पानी हम ऐसे करेंगे, नाली पानी बिजली पानी का जो कहानी है ना, इसको खत्म करो। अभी जो टीवी के एंकर हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उनको बोलो कि हर प्रत्याशी से अंडरटेकिंग ले कि भैया तू अपने एरिया में क्या क्या बनाएगा, और वो आपके अगले 5 साल तक वो कागज आपके काम आएगा प्रत्याशी को वो काम कराने के लिए जी। तो इससे ये कर देंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होगा और धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो देश को सुधारने के माध्यम से केदारनाथ बब्बर लगातार अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जो भी अपनी ओर से विचार आपको देंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खासकर आज के एपिसोड का आपने जरूर कुछ निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।